नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी में वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग तैयारी? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग आ चुके हैं। गरिमा, शिखा, आयुष, अजीत, बंगाल के लड़के सुशोभन, सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग रिजू, नितिन, शिवम दुबे, आपका मैं स्वागत करता हूँ। सभी लोगों का, साक्षी, धीमन, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी क्लास है जो कि आपके लिए इंडियन पॉलिटी जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों से बहुत से लोग मुझे जानते नहीं होंगे, मैं उनको बता देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चन आज करूंगा आप सबसे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं जीएस का एजुकेटर हूँ। मैं आपको कंप्लीट जीएस कवर कराता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल में जाकर के मेरे जीएस के कोर्स देख सकते हैं। मतलब चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी के पार्ट हो, पॉलिटी आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, कोर्स सब्जेक्ट जो भी है, इकोनॉमी की बात हो या मेरे आपके करंट के न्यू कोर्सेज। ठीक है, करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के भी देख सकते हैं। करंट अफेयर मैं आपको कंप्लीट जीएस कवर कराता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के भी मेरा एक नया बेहतरीन कोर्स है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबको मेरे ढेर सारा आशीर्वाद। रवि सर रेज हैंड में डाउट पूछ लें। अच्छा, डाउट पूछना है? एक्चुअली पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो इंडियन पॉलिटी का सेशन है बेहद ही खास है। मैं यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी इस लेवल की पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देना चाहेंगे वो बड़ी आसानी से निकलेगा। लेकिन उसके पहले एक बात, हाँ साइंस भी, और एक बात आपको सर याद नहीं होता रासा, मैं मेरे साथ रुकिए, आपको सारी चीजें याद होंगी। लेकिन कम से कम मेरे साथ रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आज आए और चले गए, क्योंकि देखिए कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आपको थकान महसूस होने लगती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और उसके बाद आप लोग ये तय कर लेते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस समय सबको समझ में नहीं आ रहा होता कई बार, लेकिन उसके बाद ही जैसे आप उस छलांग को निकल जाते, कई बार जैसे होता है ना, एक दौर आता है, बड़ी कठिनाइयों का दौर होता है, जैसे आप उस छलांग को क्रॉस करते हैं तो आप भावुक ना होते हुए, मतलब छोड़े नहीं क्लास, आप बने रहें। और क्लास में जब बने रहेंगे ना तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मतलब कि कोई भी आपका किसी प्रकार का जो ना संदेह होता है ना कि मुझे याद नहीं होगा, ठीक है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। यदि हम बात करें इंडियन पॉलिटी, और ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आप लोगों को कंटिन्यू रुकना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है सर, आप इस सब्जेक्ट में सारे इस बैच में सब कुछ कवर करोगे? हाँ, इस बैच में। और मेरे इंडिविजुअल कोर्स हैं, मेरी प्रोफाइल जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। सर ये मेरी पहली क्लास है और मुझे पॉलिटी समझ में नहीं आता। पॉलिटी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिएगा, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीडीएस, सीएपीएफ सभी एग्जामों को कवर होगा। इवन की यूपीएससी के भी क्वेश्चन आपसे आसानी से होने लगेंगे। हाँ, ठीक है, कंप्लीट कोर्स होगा। इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारत की राज व्यवस्था, भारत किस तरीके से चलता है। यदि हम बात करें भारत की राज व्यवस्था में, आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न अक्सर आता है, मैं जहां से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक तीन वर्ड आपके दिमाग में अक्सर आते हैं, यूनियन, दी यूनियन। यूनियन को आप लोग जानते हैं कि सेंटर हमारा होता है यूनियन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका। मुझे सिर्फ सुनना, आप लोग यकीन मानो आपका सारा कुछ याद हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका। अब आप लोगों को जब ये कार्यपालिका का मतलब पता होगा तभी तो आप आगे कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ तीन वर्ड आप यूनियन में सुनते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर जुडिशरी। इन्हीं तीन चीजों से हमारा देश चलता है। पूरा का पूरा सिस्टम इन्हीं तीनों पे फंसा हुआ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अब आप लोग कहेंगे, हाँ मैं बता रहा हूं, एग्जीक्यूटिव का हिंदी मतलब होता है बेटा कार्यपालिका। बस मुझे सुनना अभी। पूरा का पूरा देश में जो भी कानून, जो भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो भी देश चलता है या विधान है हमारे देश का, इन्हीं तीनों से चलता है। कार्यपालिका। सर पहले आप इनको बता दो नोट्स कैसे बनाने हैं, वरना पूरी क्लास में नोट्स को पूछते रहेंगे। ठीक है, अरे नहीं नहीं, मैं सब कुछ, अभी रुको ना, मैं क्लास के आखिरी में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है बेटा विधायिका, विधायिका। ठीक है, विधायिका। और तीसरा यहाँ पर जुडिशरी का मतलब तो आपको पता है, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। सभी लोग शांति से मुझे सुनो यार, पहले तो न्यायपालिका। क्लास छोड़कर मत जाना, वरना ऐसे ही पॉलिटी जीवन भर आपको लगेगा कि मुझे याद नहीं हो रही। बने रहने पर तो याद होता है। कभी सुना है आप लोगों ने कि जो मैदान छोड़ा है और वो जीत भी गया है? जो मैदान में डटा रहता है वही जीतता है। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा, डटे रहो, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। विनिका बेटा बता तो रहा हूँ, रुक जाओ यहाँ पर।
द यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या होती है, जैसे कोई कानून बना, पहले यहाँ पर इसके बारे में जानो। लेजिस्लेटिव क्या होती है, कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी है, ये कोई भी जो कानून है ये बनाती है। लॉ मेकिंग बॉडी है। जैसे हमारे देश में कोई भी कानून बनता है, मेरी बात सुनना यहाँ पर, लॉ मेकिंग, जैसे कोई भी कानून बनता है, कि जैसे हमारा कानून बनाने की पावर किसके पास है, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव में क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, पहले कोई भी बिल लोकसभा में आता है, कोई भी बिल, मेरी बात सुनना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये बिल राज्यसभा में आया, फिर वो कहा जाता है लोकसभा में जाता है, फिर उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये क्या करता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है। विधायिका जो है, लेजिस्लेटिव जो है, ये क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव क्या है, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं भाई साहब। एग्जीक्यूटिव क्या है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ इन्फोर्स बॉडी, जो क्या करती है, कानून को लागू करती है। जैसे आपने देखा, कोई कानून पार्लियामेंट बनाई, उसके बाद सरकार उस कानून को लागू करती है, तो सरकार जब उस कानून को लागू करती है, उस समय कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका में क्या क्या होता है, इसको लॉ इन्फोर्स करती है। जैसे आपने देखा होगा, पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ये जो भी सरकारें जो होती हैं, ये कानून को क्या करती है, इन्फोर्स करती हैं, लागू करती हैं। और यदि कोई भी कानून सही है या गलत है, इसको ये क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है, ये हमारी जुडिशरी करती है। जैसे कोई कानून बना, मेरी बात सुनना, कानून को बनाने का काम है लेजिस्लेटिव का, जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, यूनियन में, केंद्र में आपने देखा होगा, कोई भी कानून बनेगा तो लेजिस्लेटिव बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है। वहीं कोई भी कानून जो लागू होता है पब्लिक के बीच में, जैसे अभी आ गया, आज से एक कानून आया कि भाई आज से ये होगा कि अब भारत में सभी को 2 बच्चे पैदा करने होंगे, कानून बन गया। ठीक है, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते। अब ये जब कानून बना, तो इस बनाया किसने, लेजिस्लेटिव ने बनाया, जो हमारे संघ की कार्यपालिका विधायिका ने बनाया। अरे अभी बना नहीं है मैंने, मानो कि ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा कि मानो कि हो गया, ठीक है, लेकिन उसको लागू करने की बात तुम लोग कहे कब बना, इतने सीरियस हो गए कि पता नहीं तुम्हारा क्या ही प्लान चल रहा है अपने माइंड में। हाँ, सभी मुझसे पूछ रहे हैं कब बन गया ये। अरे मैं बता रहा हूं, माना ये अच्छा कानून है, बनना चाहिए देश में, सब भावुक हो गए। ठीक है, यहां पर मेरी बात सुनो कि यह मानिए एक कानून बनाया गया, कोई भी कानून बनाया गया, ठीक है, ठीक है सर मेरे 3 है, कोई बात नहीं है, ये कानून नहीं बना, मान लो ऐसा कानून बन गया। अब ये कानून तो है बड़ा खतरनाक, अब इसको लागू कौन करेगा, अब लेजिस्लेटर ने एक कानून बना दिया, लेजिस्लेटिव बॉडी ने हमारी, उसको लागू करेगी एग्जीक्यूटिव, उसमें साइन होंगे प्रेसिडेंट महोदय के, पीएम उसके कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, वास्तविक प्रमुख होते हैं, और यहाँ वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और अदर जितने भी आपके ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस अधिकारी, जो आपने देखा होगा जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, वो कार्यपालिका का ही भाग होते हैं, क्योंकि वो कानून को क्या करते हैं, लागू करते हैं। समझ गए, कार्यपालिका का मतलब क्या, जो कानून को लागू करती है। सभी लोग लास्ट में जो भी क्वेश्चंस करेंगे, मैं सभी लोगों से लास्ट में कर लूंगा। अब यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये 3 बॉडी होती है। अब हम लोग यहाँ पर, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सी बात कही, आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, सर ये कानून कब आ गया, खोई खोई से रह रहे हैं। अरे भाई कहीं कानून नहीं आया, मैं कह रहा हूँ यदि लेजिस्लेटिव कोई कानून बनाती है, उस कानून को लागू करती है एग्जीक्यूटिव, और यदि वो कानून सही है या गलत, इसकी निगरानी कौन करता है, हमारा जुडिशरी। ठीक है, ये कानून पे क्या कर सकती है, नहीं नहीं ये कानून सही नहीं है, दूसरे कानून का उल्लंघन करता है, तो ये जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, अब यूनियन हम एग्जीक्यूटिव को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो कानून को लागू करने वाली संस्था है, उसको पढ़ने वाले, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। अब एक दिमाग में आपके प्रश्न आएगा, रुक जाओ बेटा, वो प्रेसिडेंट की तरफ ही बढ़ रहा हूं। संघ की कार्यपालिका, यदि हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव, हिंदी में इसको कहते हैं संघ की कार्यपालिका। बड़े ध्यान से सुनना, वही समझा रहा हूं सिर्फ, अभी मैं टॉपिक की तरफ नहीं बढ़ रहा। संघ की कार्यपालिका जब समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। अब संघ की कार्यपालिका जो है, यदि आपसे कहा जाए तो संघीय कार्यपालिका जो है हमारे यहाँ कैसी है, हमारे यहाँ जो कानून बनाने का है कैसी है, तो आप बोलना हमारे यहाँ संघीय कार्यपालिका कैसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है और उसको संघीय कार्यपालिका लागू करती है। हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यदि आपसे कहा जाए हमारे देश में कैसा सिस्टम है, पूरी की पूरी व्यवस्था में, नहीं नहीं शांत रहना बेटा पाठक जी, मैं अभी चल रहा हूं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब आप लोग कहेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, जहां पर एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा,
एग्जीक्यूटिव, देखो यहाँ पर संघ की कार्यपालिका का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव जहां पर रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटर के, वहां पर क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। अब इसी प्रकार से आप लोग बोलेंगे एक सिस्टम और होता है सर, जो हमारे देश में नहीं है, यूएसए वगैरह में है, प्रेसिडेंट सिस्टम, ठीक है, या प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ये यहाँ पर होती है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, जबकि यहाँ पर अमेरिका वगैरह में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है। दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों जगह तो कार्यपालिका होती है। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटर के ऊपर डिपेंड करती है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हमारी कार्यपालिका है ये इसके कानून बनाने पे निर्भर करती है, जो भी कानून ये बनाएगी तभी ये लागू करेगी, समझ गए ना। हमारी जो कार्यपालिका है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, वो क्या होता है कि जो कार्यपालिका है यहाँ पर जो कानून लागू करने वाली बॉडी है वो कानून बनाने वाली बॉडी पे निर्भर करती है, समझ गए। यदि आपसे कहा जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता क्या होती है, तो आप बोलना कार्यपालिका लेजिस्लेटर पे निर्भर करती है। लेकिन इस प्रकार से जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, जहां पर जैसे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वहां पर एग्जीक्यूटिव जो है ये कार्यपालिका पे डिपेंड नहीं करती है। एग्जीक्यूटिव जो है नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, लेजिस्लेटर, ये कानून इस पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, नॉट रिस्पॉन्सिबल, समझ गए ना, नॉट रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव, वो वहां पर संघ की विधायिका पे निर्भर नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, समझ गए। जैसे यहाँ की जो अमेरिका वगैरह, जैसे यदि हम प्रेसिडेंशियल रूल की बात करें, यूएसए है, ठीक है, ब्राजील है, ब्राजील है, ठीक है, और रूस है, यहाँ पर यह सिस्टम देखने को मिलता है जहां पर कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र होती है। हमारे यहाँ कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होती, कार्यपालिका लेजिस्लेटर पे डिपेंड करती है, समझ गए ना बात को। और जैसे पार्लियामेंट सिस्टम जो है हमारे देश में मिलता है, इंडिया में मिलता है, ठीक है, आपको यूके में मिलता है, यूनाइटेड किंगडम, और वहीं से हमने इसको लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और अन्य देश है वहां पर भी इस सिस्टम को हम देखते हैं। सर आपने मेरा कमेंट टर्न ऑफ कर देना है, नहीं वरुण बाबू, आपको मुझे कमेंट दिख रहा है। तो हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है, मैंने पहले कार्यपालिका समझाया, ये कार्यपालिका लेजिस्लेटर पे डिपेंड करती है। वही प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में कार्यपालिका जो है वो लेजिस्लेटर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब स्वतंत्र होती है। हमारे यहाँ कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हम बात करें, हमारे यहाँ जो कार्यपालिका होती है, जो कानून को लागू करने वाली बॉडी है एग्जीक्यूटिव, वो 2 टाइप की होती है। एग्जीक्यूटिव, आप बोलेंगे हमारे यहाँ जो कार्यपालिका कैसी होती है, 2 प्रकार की होती है। आप एक तरफ बोलेंगे पॉलिटिकल कार्यपालिका होती है, जिसको पॉलिटिकल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसके अंतर्गत हमारे पीएम आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं जो कानून को लागू करते हैं, प्रेसिडेंट, पीएम, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स आता है, अटॉर्नी जनरल आता है संघ की कार्यपालिका में। मेरी बात सुन बेटा, हाउ टू डिपेंड, डिपेंड ऐसे है बेटा, मेरी बात सुनना संजय बाबू, ये मैंने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ जो भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, लेजिस्लेटर के पास है, और लेजिस्लेटर कानून बनाएगा तभी तो ये लागू करेगा, तो इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, समझ गए ना, रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेही है। यदि ये धड़ाम मुझसे गिर जाती है, यदि हमारे यहाँ देखना आप लेजिस्लेटर, लोकसभा में सरकार गिर जाती है तो अपने आप कार्यपालिका भी खत्म हो जाती है। आपने ये चीज देखी होगी, हमारे यहाँ जैसे मान लो किसी की सरकार गिर गई, हमारे यहाँ जैसे किसी की सरकार गिर गई, ठीक है, और तो उस सरकार की कार्यपालिका खत्म हो जाती है, पीएम अपने आप खत्म हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटर है वो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ का लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड नहीं है। मेरी बात समझ गए ना, यहाँ का लेजिस्लेटर अलग होता है और एग्जीक्यूटिव अलग होता है, जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है। बस ये बात समझ में आ गई होगी। अब इधर आ जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। नहीं, मैं कोई ब्लॉक करने वाला नहीं हूं, मेरा कभी नेचर नहीं मैं आपको ब्लॉक करूं, और आपके मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए आप सब, ठीक है। सोहित जो भी है थोड़ा शांत रहिए। अब यहाँ पे बात होती है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसमें पीएम आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जो कानून को लागू करने वाली बॉडी है, और एक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एग्जीक्यूटिव क्या होती है, तो इसमें जितने भी आपने देखा होगा आईएएस अधिकारी है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, आईपीएस हैं, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है,
ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग कहेंगे कैसे, जैसे कई बार देखना आपने कानून लागू करने के पास पॉलिटिकल पावर किसके पास, पीएम के पास, प्रेसिडेंट के पास, लेकिन ग्राउंड में लागू करने का पावर किसके पास होता है, आईएएस आईपीएस और इन सबके पास, यूपीएससी जो लोग चयनित होते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए क्या आईएएस अधिकारी या यूपीएससी सिलेक्टेड लोग कार्यपालिका का भाग है, यस है, कार्यपालिका का भाग होते हैं। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल, हमारे यहाँ देखो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटर पे, बिना इसके ये नहीं कुछ कहेगी तो इसके बिना ये नहीं कुछ कर सकती, ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटर। विधायिका के प्रति कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका के ऊपर जवाबदेह है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एक टॉपिक की तरफ। अब जब बार बार एग्जीक्यूटिव वर्ड आ रहा है तो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे बड़ा पद किसका होता है, तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ रहा हूँ, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मैं अभी आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लीज ये एक अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं तो आप इसे यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कार्यपालिका का ये प्रमुख होता है, ठीक है। पहली बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा, हाँ हाँ ठीक है, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, ठीक है हो रही, वो कह रहा है कि हिंदी मत बोलिए, आप इंग्लिश में ही बोलिए। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो आप बोलना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो पहली बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुरू करने के पहले तो आपको एक बात बता दूं, यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, यही होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि आपसे कहा जाए भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ये छोटा सा प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में, तो आप बोला राष्ट्रपति महोदय को कहा जाता है। दूसरा, यदि आपसे कहा जाए हमारे संविधान के किस आर्टिकल में भारत का राष्ट्रपति होगा कहा गया है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरी बात सुनना, हमारे संविधान के आर्टिकल, संविधान में जो आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 52 में 52 में कहा गया है, जो आर्टिकल 52 है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है बेटा, ठीक है। देयर शैल बी, सेकेंड बेटा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्यारा सा आर्टिकल आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में लिखित है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब संविधान बनाने वाली संविधान सभा ये बात लिख करके गई आर्टिकल 52 में कि भविष्य में क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। किस आर्टिकल में कहा गया, तो भारत का राष्ट्रपति होगा, तो आगे राष्ट्रपति होगा भी, ठीक है, आर्टिकल 52 में कहा गया। प्लीज नोट कर लिया आपने, आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा कहा गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वही संविधान के आर्टिकल जब यहाँ पर 53 की बात आई, 53 की बात आई, जो मैंने बात करी यहाँ पर आपको वही बातें हैं बता रहा हूं। आर्टिकल 53 में कहा गया, हाँ बिल्कुल सही, यूपी ट्रिपल एससी का पूरा क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, यहाँ पर सुनना, जो संघ की कार्यपालिका, जो कानून लागू करने की शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर, संघ की कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है। यहां पर सुनना, एग्जीक्यूटिव, सर स्लो प्लीज, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन यदि आपसे कहा जाए शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, शैल बी वेस्टेड, हाँ बेटा अनीता बोलो ना, शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, इन द प्रेसिडेंट, अनीता बोलो ना, अनीता बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप, हिंदी भी लिख दो, अच्छा, ठीक है। अब हिंदी बोल दे रहा हूं, एक चीज लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब यदि आपसे कहा जाए भारत का राष्ट्रपति होगा, तो आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में, तो आप लोग यहां पर नोट कर लेना कि भारत का राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में, तो आप बोलना 52 में। और यदि आपसे कहा जाए संघ की कार्यपालिका का प्रमुख क्या होगा, तो यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, मतलब संघ की कार्यपालिका का प्रमुख क्या होगा, तो बोलना राष्ट्रपति होगा, 53 में कहा गया। यदि आपसे कहा जाए किस आर्टिकल में कहा गया कि हमारी कार्यपालिका का प्रमुख या कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है, यदि आपसे कहा जाए कार्यपालिका शक्ति जो है या कार्यपालिका का प्रमुख क्या होगा, राष्ट्रपति होगा,
ठीक है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आपको याद रखना 53 में कहा गया है। यदि आपसे पूछा जाए हमारी एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, तो आप बोलना राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। नोटेड? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, वहां पर एग्जीक्यूटिव कानून बनाती है वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, बिल्कुल सही कह रहे हो। वेस्टेड का मतलब निहित होती है, निहित होती है। यदि आपसे कहा जाए संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें, अब वो कह रहा है किस पे निहित होती है, तो आप बोलना राष्ट्रपति पे निहित होती है। यदि आपसे कहा जाए हमारे संघ की, यहां पर सुन लो, हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो आप बोलना राष्ट्रपति होता है। बार बार यार तुम लोग एक एक चीज हिंदी और इंग्लिश, अब वेस्टेड की इंग्लिश पूछोगे तो यार हिंदी पे ध्यान दे लो। ठीक है, निहित होती है एग्जीक्यूटिव हेड, और हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो आप बोलना प्रेसिडेंट होता है। ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, किस आर्टिकल में इस बात को कहा गया है, तो आप बोलना आर्टिकल 53 में कहा गया। क्लियर? अब यहां पर इसी आर्टिकल 53 में एक पॉइंट और कहा गया है, यहां पर सुनना, इसका अगला पॉइंट है। यहां पर आर्टिकल 53 में 2 पॉइंट कहे गए हैं। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांड, यदि आपसे कहा जाए, नहीं सुप्रीम कमांड अपॉइंट नहीं बेटा शिवानी, मैं यहां पर कह रहा हूं सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑन द यूनियन। जितने भी यहां पर सुप्रीम, यदि आपसे कहा जाए हमारी जो सेनाएं हैं, सभी सेनाओं का प्रमुख जो है वो कौन होता है, तो आप बोलना राष्ट्रपति महोदय होता है। ये सबने पढ़ा है ना, सभी सेनाओं, सुप्रीम कमांड ऑफ, सेना का प्रमुख होता है सुप्रीम कमांड ऑफ। अब इंग्लिश वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही, ऑफ द यूनियन, दोनों लोग बैलेंस हो जाओ, ऑफ द, ठीक है, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस, डिफेंस डिफेंस ऑफ यूनियन, ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ये बात क्लियर हो गई। यदि आपसे कहा जाए हमारी तीनों सेनाओं की शक्तियां जो है वो किसके पास होती हैं, सुप्रीम कमांडर कौन होता है तीनों सेनाओं का, सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो आप बोला राष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 52 के ही क्लाज में कहा गया है, 53 में ही कहा गया, 53 में कहा गया। यस बेटा, सब कुछ कवर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि हमारी तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है, तो आप बोलना राष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल में इस बात को कहा गया, ये सबको पता है, तो आप बोलेंगे 53 में कहा गया। नोटेड? हमारे सुप्रीम कमांडर, यदि आपसे कहा जाए सेना का प्रमुख कौन होता है, सर्वोच्च सेना का अधिकारी कौन होता है, तो आप बोलना राष्ट्रपति होता है। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस, डिफेंस, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस, ठीक है, यहां पर सुनना, डिफेंस फोर्स ऑफ दी, ठीक है, यहां पर याद रखना शैल बी वेस्टेड, अगला पॉइंट यहां पर शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। मतलब यदि आपसे कहा जाए तीनों सेनाओं की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, बस। किस आर्टिकल में कहा गया है, तो इसी के अंतर्गत हिंदी में जैसे आप लोग किताबों में लिखते हैं तो वहां पे लिखा रहता है हमारी तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है साहब, चले आगे चले, कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत यहां पर? यहां तक समझ में आया कि यदि आपसे पूछा जाए जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 53 में कहा गया, वही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और उसी आर्टिकल 53 में कहा गया है, यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, ठीक है, शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, उसमें राष्ट्रपति में उल्लिखित होती है। क्लियर? अब यहां पे आ जाओ, आर्टिकल हमारे संविधान का 53 के बाद आपका आया 54। क्रम से आर्टिकल जानोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे राष्ट्रपति होगा तो कौन होगा, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि मुझे भी लड़ना है, आपको भी, आप सबको लड़ना है, आप लोगों को लग रहा होगा, तो इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये अगला पॉइंट आता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यदि आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में उपबंध कहां पर है, ये क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलना यहाँ पर, ठीक है, 54 में है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट एज ए इलेक्टेड, कैसे इलेक्टेड होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, जब भी कोई चुनाव होता है तो उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, वोटर लिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग किसी को चुनते हैं तो उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं ना बेटा। तो यहां पर अगला पॉइंट आपको निकल के आया कि जो राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो कोई ना कोई तो उसको चुनता है वोट दे करके। राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन होता है, जिसको आप लोग निर्वाचन मंडल बोलते हैं। जैसे आप लोग नहीं होते, जैसे ग्राम प्रधानी के चुनाव में आप वोट देते हैं, ठीक है, सांसद और विधायक के चुनाव में आप लोग वोट देते हैं, ठीक है। तो यहां पर सुन ना, मेरी पहली बात सुन लो बेटा, वो नहीं,
अब रश्मि कह रही अब ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग गया, पहले बोरिंग लगा था। जब इसको कार्यपालिका मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी बताई तब थक रही थी। अब बोल रहा है अब इंटरेस्ट आ गया, लंबी सांस लिया। बेटा वो जब तक नहीं बताऊंगा तो कार्यपालिका समझ में कैसे आती। नहीं नहीं वरुण बाबू, इतना शुक्ला जी भावुक नहीं होना है। शुक्ला जी भावुक हो रहे हैं, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। अरे ऐसा नहीं कि इंग्लिश और हिंदी से कोई मतलब है, इसके लिए मैं हूं ना, मैं सबको सिखाऊंगा। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, पढ़ाना, आपको अच्छे से समझाना। आप परेशान क्यों हो रहे हो, लड़ने लगे आपस में। हिंदी में बोलूंगा। यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति का इलेक्शन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, तो वो कैसे होता है, निर्वाचक मंडल करता है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो उसमें क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बात यहाँ पर सुनना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज करता है, निर्वाचन मंडल करता है। दूसरी बात यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन यदि आपसे कहा जाए इनडायरेक्ट, यहाँ पर अगला पॉइंट है लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब यहाँ पर समझना, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जिसको आप सीधे वोट ना दे पाए। जैसे आप जनता है, अनुराग बाबू है, शिवानी है या मैं हूं, डायरेक्ट वोट ना दे पाए, हम अपने एक प्रतिनिधि को वोट देंगे, वो जाकर के उसको वोट देगा, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता सीधे वोट नहीं देती है। बात समझ गए। राष्ट्रपति के चुनाव में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, बिल्कुल शांत रहो बेटा, वो एक दिन ऐसा होता है, क्योंकि बहुत से लोग यही इसी क्लास से रुकेंगे और बहुत से लोग चले जाएंगे, उनको लगेगा नहीं 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 हम और कहीं जाएंगे। उनको पढ़ना पड़ेगा ही पॉलिटी, ये टॉपिक नहीं कवर करोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि आपने नहीं कवर किया है, वो तो पढ़ना पड़ेगा। कमेंट ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, मैं बराबर ध्यान दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कोई अच्छी बात है तो पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना, यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो इनको वोट कौन देता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है नंबर ए पॉइंट, कौन इनको वोट देता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ऑल स्टेट। इलेक्टेड मेंबर, अब यहाँ पर इलेक्टेड जिनको हम लोग चुनते हैं ना, जिनको हम लोग चुनते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ठीक है यहां पे ध्यान देना, ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली बता रहा हूं, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी हिंदी बताऊंगा। असेंबली, असेंबली, असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। यहां पर याद रखें, जितने भी सभी राज्यों के एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, हाँ मतलब एमपी हो जाते हैं, नहीं नहीं बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, राज्यों की बात की है, जितने भी राज्यों के एमएलए होते हैं वो सारे इसमें वोट देते हैं। मतलब यहाँ पर अगला पॉइंट इसी में ब्रैकेट लिख जाता हूं, ऑल एमएलए, ठीक है, ऑल इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमएलए वोट देते हैं, इलेक्टेड जो आपने चुन करके भेजे। जैसे आपने देखा कि यूपी में 403 सीटें हैं, मेरी बात सुनना, यूपी में 403 सीटें विधायकों की, या वोट देकर के चुनते हैं, प्लस एक सीट ऐसी है यूपी में विधानसभा में जो कि राज्यपाल नॉमिनेटेड करते हैं, वो नहीं, ओनली इलेक्टेड। बात समझ में आ गया, ओनली इलेक्टेड मेंबर जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए वोट देते हैं, ऑल स्टेट के। रुक जाना बेटा, शांत रहना शिवानी बेटा, एक एक करके। ऑल इलेक्टेड मेंबर, जैसे हम लोग जिनको चुनते हैं वो लोग राष्ट्रपति को चुना देते हैं, सारे विधायक जितने भी विधायक हैं। और दूसरा बी नंबर पे, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ऑल। दूसरे नंबर पे यहां पर सुनो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, दूसरा यहां पर इलेक्टेड, मैं इलेक्टेड का मतलब होता है जिसको हमने चुना है, जो चुने गए हैं, मनोनीत नहीं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस। अब जब बोथ हाउस की बात आ गई तो यहां पर देखो दिस वर्ड को, बोथ हाउसेज ऑफ, बोथ हाउस का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के। बेटा यहीं पर ऑल एमपी, मतलब कि यहां पर एक ब्रैकेट में लिखूं, ऑल मेंबर ऑफ, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद जो केंद्र में है, और वो जो राज्यों में लेजिस्लेटर होते हैं, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली। बात समझ में आ गई। यदि आपसे कहा जाए पूरे देश के एमएलए और एमपी जो चुने गए हैं वही वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, मनोनीत नहीं, जिनको नॉमिनेटेड करते हैं वो नहीं, ओनली चुने गए। बस याद रखना, ये बात याद रखना, दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है।
सौरभ बाबू सबने दिमाग में सेट कर लिया। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसके निर्वाचक मंडल में ऑल स्टेट के इलेक्टेड एमएलए, ये पूरी बात मैंने इंग्लिश में इसलिए दी है, वहां ना यहाँ पर एमएलए और यहाँ पर एमपी ही वोट देते हैं। सभी राज्यों के एमएलए और एमपी वोट देते हैं, बशर्ते वो सारे चुने गए हों। आर्टिकल 54 में इस बारे में कहा गया। यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होगा, नहीं बेटा मित्रा बेटा वो चलने दो, मैं अभी इंटरेस्ट अभी आ जाएगा आपका, परेशान मत हो, ठीक है। तो आप लोग याद रखना यहाँ पर ऑल एमएलए और ऑल एमपी वोट देते हैं। सेट कर लिया दिमाग में। हाँ, स्टेट काउंसिल नहीं देती, काउंसिल नहीं देती, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट देते हैं। मतलब कि आपके एमएलए और एमपी, एमपी मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे आपने कहा कि सर ऑल एमएलए वोट देते हैं, तो हमारे यहाँ तो कितने स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं। 28 स्टेटों में मुख्यमंत्री होते हैं ना, तो हर जगह विधायक होते हैं, तो 28 स्टेट के एमएलए प्लस यहाँ पर 2 हमारी यूटी हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर भी एमएलए होते हैं, 2 यूटी। अब 2 यूटी कौन कौन सी हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाएगा, नहीं बेटा 28 हमारे यहाँ स्टेट है, 28 स्टेट के एमएलए और 2 यूटी के, 2 यूटी कौन कौन, दिल्ली और पांडिचेरी में भी एमएलए होते हैं। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी में यहां पर भी एमएलए होते हैं और यहाँ के एमएलए भी वोट देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधायक व आपको मैंने बताया 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के विधायक भी वोट देते हैं। बस मजा आया कि नहीं, पहले बात समझ में आई, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है, ये बात क्लियर हो गई। यदि आपसे पूछा जाए इनमें से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है, दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए भी वोट देते हैं। हर्षिका शांत होकर के वो फ्रेंच बोलने लगी, वो टेंशन पैदा कर देगी। क्लियर। सर एमपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एमपी का मतलब होता है बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आपने सांसद नहीं नाम सुना होगा, अपने क्षेत्र का सांसद, वो आपका एमपी होता है। सर टीम फोनिक्स बैच डिलीट हो गया, नहीं नहीं, टीम फोनिक्स बैच में ही तो है आप सब। आप अभी टीम फोनिक्स के साथ ही तो जुड़े होंगे। अब रुक जाओ, वो भी बता रहा हूं कौन राष्ट्रपति, वो कह रहा है कौन राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, उसको चुनाव लड़ने की टेंशन है, ठीक है। तो अब यहां पर ये तो हो गया आपको कौन इलेक्शन देता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कौन करता है, वही बता रहा हूं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूं। अब यहाँ पर जैसे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। मैं जो क्वेश्चन आते हैं उस पर पूछ रहा हूँ, राष्ट्रपति होता है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, किस आर्टिकल में कहा गया है, 53 में कहा गया है, 53 में, 52 में तो राष्ट्रपति होगा। यदि मैंने कहा था एग्जीक्यूटिव हेड किस में होगा, आर्टिकल 53 में होगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। हमारे देश का राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। कैसा इलेक्शन, तो आप बोला इनडायरेक्ट इलेक्शन है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, इनमें से किसका चुनाव इनडायरेक्ट है, तो आप बोला राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट। यदि आपसे पूछ लेगा इनमें से किसका चुनाव, तो आपसे पीएम लिख देगा, ठीक है, प्रेसिडेंट लिख देगा। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका है, तो आप बोला राष्ट्रपति का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से आता है, राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। सभी राज्यों के एमएलए, ठीक है, सभी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए। तो आप इलेक्टेड वर्ड को पकड़ेंगे कि सभी चुने गए, बाकी सब गलत था मैंने जो बोला, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो चुने गए एमएलए हैं और जो चुने गए एमपी हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न आए कि राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लोग भागीदार होते हैं, तो आप बोलना दिल्ली और पांडिचेरी। एमएलसी भाग नहीं होते, एमएलसी नहीं पार्टिसिपेट करते। राष्ट्रपति के अलावा कोई और नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है, ठीक है। बाकी सब डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बाकी नहीं तो नॉमिनेटेड होते हैं। आप बोलेंगे पीएम नॉमिनेटेड होता है, नियुक्त किया जाता है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल नॉमिनेटेड होते हैं, चुनाव नहीं होता इसका। समझ गए ना साहब।
अब यहाँ पर इलेक्शन, हाँ इलेक्शन के मेंबर मैंने बता दी। ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे कि कौन कौन से 2 यूटी हैं जो इसमें भाग लेते हैं, बस तो याद रखना है। अब आ जाओ अगला, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन आपको सेट रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी इलेक्टेड एमएलए और एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। यदि मैं कह दूं यहां पर प्रश्न बना दूं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से क्या सही है, ठीक है? पहला, ऑल एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। बी, ऑल एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट करते हैं। सी, ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद महोदय, ठीक है। अगला यहां पर कह दूं, यहां पर डी, ऑल एमएलए, ऑल इलेक्टेड, यहां पर सुनना क्वेश्चन, एमएलए एंड इलेक्टेड एमपी पार्टिसिपेट, तो आप बोलना इलेक्टेड करते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर सही है। ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इलेक्टेड वर्ड याद रखना है, ठीक है। जिनको आपने चुनकर भेजा वही राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में वोट देंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। अब संविधान का, अब जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होगा, वोट कैसे पड़ेगा? तो यहाँ पर आ जाओ, हमारे संविधान के आर्टिकल 55 में यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जैसे वोटर हमें मिल गए तो अब प्रोसेस कराते हैं, तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। बहुत ही यूनिक फीचर है जो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है और कहीं पर नहीं होता है। मेरी बात सुनना, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव का यदि प्रोसेस क्या है, तो आप बोलना 54 में तो निर्वाचक मंडल है, ठीक है। हाँ, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, तो आप बोलना यहां पर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, मतलब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जैसे चुनाव वोट पड़ गया तो वोट का कैलकुलेशन कैसे होगा, वोट कैलकुलेशन, मतलब कौन चुनाव जीता, ये तो जरूरी है ना कैलकुलेशन। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का कैलकुलेशन कैसे होगा? अरे टीम फोनिक्स बेस्ट शो तो हो रहा है, आप लोग क्यों कह रहे हैं टीम फोनिक्स शो नहीं हो रहा? नहीं बेटा, मैं मान रहा हूं मलिक साहब, थोड़ा शांत रहिए आप लोग। जो लोग भी न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है और किसी ग्रुप में नहीं है, वो सिर्फ इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मेरे मतलब कि जो खास करके एडमिन पोर्टल है वो मुझे उसमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई उनके डाउट्स रह गए हैं, ठीक है। शांत रहना, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ जो लोग नए हैं वही ओनली ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा वोट काउंट कौन करता है वो भी बताता हूँ, राष्ट्रपति महोदय करता है। वोट काउंटिंग के लिए नहीं, वोटर कौन है, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, वोट का कैलकुलेशन, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे कहेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड, ये जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो कैसा होता है, तो आपको बता दें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग यहाँ पर इस वर्ड को सुन लें, ठीक है। प्रोपोर्शनल, यदि आपसे कहा जाए प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब तो समझते ही हो, अनुपात, समान अनुपात। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कैसे, यहां पर सुनना, जब तक समझाऊंगा नहीं, ठीक है, उस चीज को समझ में नहीं आएगा। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मतलब सबको समान अनुपात में वोट की कीमत निकाली जाती है। पहली बात, एक एमएलए और एक एमपी की वोट की कीमत समान अनुपात में निकाली जाती है। जैसे मान लो पूरे देश से अब एमपी आ गए, एमएलए आ गए, तो सबके वोट की कीमत निकाली जाती है। कि भाई कैसे निकालेगा, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो यूपी का एक एमएलए है, यूपी में 403 सीटें हैं, तो टोटल पॉपुलेशन जो है यूपी की, उसमें 430 सीटों को डिवाइडेड कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन। यूपी के मान लो एक विधायक का वोट निकालना है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो टोटल पॉपुलेशन के साथ 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, याद रखना यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है कि जो टोटल पॉपुलेशन मानी जाती है वो किस आधार पर मानी जाती है, 1971 की जनगणना के आधार पर मानी जाती है। 1971 की जनगणना के आधार पर टोटल पॉपुलेशन मानी जाती है। वो बेटा करवा दूंगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो टोटल पॉपुलेशन का आधार जो आपने लिख दिया सर कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, और यहाँ पर एमएलए की सीटें, ठीक है, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें, ठीक है, मान लो 403 सीटें हैं, टोटल पॉपुलेशन से भाग देंगे तो क्या निकल आएगी, टोटल पॉपुलेशन से भाग देंगे और इंटू 1000 कर देंगे तो एक एमएलए की वोट की कीमत निकल आएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये तरीका होता है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की कीमत निकालने का, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको समान अनुपात लाना होता है, समान अनुपात, समझ गए, समझ गए ना। यदि आपसे कहा जाए नहीं बेटा यहाँ पर अभी भी
जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में टोटल पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, 1971 के सेंसस का आधार रखा गया है। 1971 की जनगणना का आधार रखा गया और ये कब तक रहने वाली है? 2026 तक। 2026 के बाद बदलाव होगा। जैसे मान लो किसी राज्य में विधायकों की सीटें 403 है, 200 है, तो टोटल जनसंख्या में उस राज्य की उतनी सीटों को भाग देकर 1000 से गुणा कर दिया जाता है। बस मैं 403 कहां से लिख दिया? जब बोलता हूं तो सुनते नहीं हो आप लोग। मैंने कहा यूपी, मान लो यूपी में एक विधायक की कीमत निकालनी है, तो एक विधायक की कीमत निकालनी है, मेरी बात सुनो, ठीक है। और एक विधायक की जब कीमत निकालनी है तो टोटल जनसंख्या में, जो यूपी में टोटल जनसंख्या है, ठीक है, हाँ, इसी को हिंदी में बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो समानुपातिक, समानुपात में चीजों को लाना है, प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आप लोग शांत हो जाओ यार। यदि आपसे कहा जाए, यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक जो आता है क्वेश्चन वही बता देता हूं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में होता है, बस याद रखना, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए, और जब राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट की कीमत निकाली जाती है तो जनसंख्या का आधार क्या होता है? तो आप लोग बोलना 1971 की जनसंख्या का आधार रखा गया है। अभी भी जो डाटा रखा जाता है 1971 की जनगणना रखी जाती है, और ये कब तक रखी जाएगी? 2026 तक। यदि आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार कब रखा जाता है, तो आप बोलना 1971 की जनगणना, बस ये याद रखोगे। और सभी वोटों का समानुपात कैसे लाया जाता है? तो टोटल पॉपुलेशन के साथ एमएलए की वोट को भाग दे दिया जाता है, वैल्यू आ जाती है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब यहाँ पर कई बार ये आता है कि सर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, सर 1971 ही क्यों? क्योंकि अभी बदलाव नहीं हुआ। ये तब 1971 में कहा गया था कि 1971 की जनगणना आधार होगी 2026 तक, और वो अभी भी चल रहा है, बदलाव नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है, बदलाव नहीं किया है। हाँ, बस यदि आपसे कहा जाए एक एमएलए की वोट की कीमत कैसे निकाली जाती है, जैसे एमएलए वोट देंगे तो टोटल राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की सीटें टोटल, और 1000 में उसका गुणा करके निकाल देते हैं, इतना इसकी वोट की कीमत है। बस यही है बेटा। मैं एक्चुअली में उसमें कुछ और नहीं आपको कर सकता, ना आपको कम कर सकता, ये चीज कही गई है, ठीक है। दूसरा, यदि आपसे पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार क्या होता है? कुणाल बाबू, सोलंकी बाबू, यदि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, और आपको यहाँ पर रुकते हुए मैं इतना कह दूं कि आप एटलीस्ट 2 क्लास रखिए, आपको सारा याद हो जाएगा। बस 2 क्लास रुकिएगा। आज पहली क्लास पे आप चले जाएंगे तो आपको जिंदगी में पॉलिटी ऐसी लगेगी, किसी और की पहली क्लास में जाएंगे वहां पर भी थकेंगे। उसका 1000 का कैलकुलेशन दिया गया है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम लोग रिसर्च मत कराओ कि सर ये 1971 की जनगणना ही क्यों। अरे हमारे यहाँ अभी भी 1971 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट निकाले जाते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है, बाई मीन। इसका मतलब क्या होता है? मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, ट्रांसफरेबल वोट। अब एक वर्ड और आ गया खतरनाक सा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आप लोग बोलोगे समान अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, मेरी बात सुनना, यहाँ पर मान लो यहाँ पर चौरसिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, सुनना, ये एग्जाम्पल है, दे रहा हूं, ये भी नोट मत कर लेना, एग्जाम्पल है भैया, ठीक है। मान लो चौरसिया जी हैं, ठीक है, जो हमारी क्लास में भी चौरसिया जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का। ये पर्चा अपना भरने गए, मेरी बात सुनना, ठीक है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर रोहित भी बोले हम भी अपना पर्चा भरेंगे, रोहित भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। सुनना, यहाँ पर सज्जन जी बोले मुझे भी लड़ना है। अभी इनको बताऊंगा चुनाव इतना आसान नहीं राष्ट्रपति का, ठीक है। और यहाँ पर एक लोग अमित पांडे भी बोले कि मुझे भी लड़ा दो सर, जब लड़ाई रहे, राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है, क्लास ही में बन जाते हैं, ठीक है। तो अमित पांडे जी भी चुनाव लड़ रहे थे। 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इनको वोट कौन देगा? तो इनको वोट देगा एमएलए और एमपी। एमएलए सभी राज्यों के और एमपी वोट देंगे, ठीक है। एमएलए और एमपी ऑल इलेक्टेड, ठीक है। पैसा लगाना नहीं है भाई, पैसा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं पैसा लगा देते हैं क्या, ठीक है। अब ये 4 बंदे वोट लड़ रहे हैं, चारों बंदे जब चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले तो एमएलए की वोट की कीमत बराबर निकाली जाएगी और एमपी की वोट की कीमत निकाली गई बराबर। जब बराबर वोट की कीमत निकाल दी गई, जैसे टोटल पॉपुलेशन में टोटल लेजिस्लेटर का भाग देकर के निकाल दी गई। अब ये जो एमएलए साहब हैं,
ये चौरसिया जी को पहले वाले बॉक्स में, यहाँ पर ऐसा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है कि चारों जो वोट देंगे, जो भी यहाँ पर वोट देंगे, मान लो वोट देने गए, यहाँ पर वोट देने आए शिवन आए, हाँ चुनाव अभी रुक जाओ, कौन लड़ सकता है वो भी बताऊंगा बेटा। शिवमंगल जी वोट देने गए तो चौरसिया जी को पहले नंबर पे वोट दे दिए। वहीं पर दूसरे नंबर के बॉक्स में इनको ट्रांसफरेबल करना है, वोट को क्या करना है, सबको देना है वोट को, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे अपना दे दिया सज्जन बाबू को, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इन्होंने दे दिया रोहित बाबू को अपना वोट, और चौथे नंबर पे वोट दे दिया अमित पांडे जी को, ठीक है। मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। मतलब एक कैंडिडेट सबको वोट देता है, पहला नंबर पे पहले किसको देता है उसका काउंटिंग होती है, फिर दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पर हॉस्टलर गए, ठीक है, हॉस्टलर कह रहा है मैं भी सज्जन को दूंगा, वो देखो वो अपना वोट सज्जन को दे रहा है, अपना अपना वोट बता दो, तो ये यहाँ पर सज्जन जी को दिए पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे किसे दिए, तो ये रोहित बाबू को दे दिया, और तीसरे नंबर पे इन्हें दे दिया, चौथे नंबर पे इन्हें दे दिया। बात समझ गए। वो कह रहा है मुझे अमित पांडे को देना, गौरव पांडे बोला, पांडे वाली भावना में बह गया। यहाँ पर भी अपनी अपनी भावना जाहिर कर रहे हैं। तो अमित पांडे ने कहा कि गौरव पांडे कह रहा है मुझे अमित पांडे को देना, लो चुनाव ये तो मामला फंसा दे रहा है, इनको भी पहले नंबर पे वोट मिल रहा है, ठीक है। अब इनको जो पहले नंबर पे वोट मिला तो इन्होंने दूसरे को इनको दिया, तीसरे को इनको दिया, चौथे को इनको दिया, या इन्हीं को 1 2 3 4 दे दिया। मेरी बात समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब बराबर पे चल रहे हैं। अब मामला भाई वोट थोड़ा सा 1 2 और दो, ठीक है। वो कह रहा है मैं रोहित को दूंगा, सब बराबर नहीं हो जाएंगे। हाँ वो कह रहा है रोहित को दे देता हूँ, चलो रोहित को भी दे दिया। अब एक वोट जो भी बताएगा उसी को काउंट करूंगा, अब ज्यादा हीरो मत बनो, ठीक है, ठीक है। अब वो सज्जन सज्जन बड़ा चिल्ला रहे हैं, चलो सज्जन आदमी को ही सज्जन राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक है। तो सज्जन को यहाँ पर 1 वोट मिल गया और मिल गया, ठीक है, सज्जन को 1 वोट और मिल गया, चौरसिया जी को 1 वोट और मिल गया। मेरी बात सुनो, यहाँ पर पहले नंबर पे अब राष्ट्रपति के सुनो, कैलकुलेशन कर लेते हैं। चुनाव में काउंटिंग की गई तो यहाँ पर सज्जन में पहले कॉलम में सबसे ज्यादा वोट थे, तो इनको राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है, राष्ट्रपति बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया कि ये प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते हुए हैं, जीत गए, ठीक है, सज्जन जी। लेकिन अब मामला क्या हुआ, यहाँ पर विवाद ये करिए, चौरसिया जी बोले कि हमारा जो दूसरे खाने में वोट था, हमारा वोट एक गड़बड़ हुआ है, वो वोट सही नहीं था। चौरसिया जी ने कहा कि हमारा यदि मान लो चौरसिया जी के पास 1 वोट और यहाँ पर मिल गया, तो ये दोनों जब बराबर पे हो गए, तो दोनों बराबर पे हो गए, तो इनके दोनों के यहाँ वाले आंकड़े देखे जाएंगे, यहाँ वाले आंकड़े देखे जाएंगे कि दूसरे खाने में ये कितने वोट पाए हैं। पहले वाली काउंटिंग में यदि चुनाव बराबरी पे हो जाता है तो दूसरी वाली काउंटिंग को देखा जाता है, और दूसरी पे बराबरी पे जाएगा, तीसरी वाली काउंटिंग के आधार पर जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। मेरी बात सुनो, यदि आप यहाँ पर सुनो मेरी बात, एक छोटा सा प्रश्न आता है कई बार कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है, उसका निर्णय कौन करता है। विवाद हो गया, चौरसिया जी बोले हम चुनाव हारे नहीं है, ये मान लो इनके पास नहीं है, बराबर नहीं हुआ, ये चुनाव जीत गए सज्जन जी, तो ये क्या करेंगे, इस चुनाव का विवाद का निपटारा कौन करता है, बोले हम देखो अभी कोर्ट जाएंगे। तो आपको पता है प्रेसिडेंट के चुनाव में निर्णय कौन देता है, विवाद पे सुप्रीम कोर्ट देता है। कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी डिस्प्यूट होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसका निर्णय कौन देता है, तो आप बोलना सुप्रीम कोर्ट देता है। ये प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। अब आप लोग यहाँ पर एक बात कहेंगे कि भारत में सर ऐसा कभी हुआ है कि पहले वाले खाने का चुनाव टाई हुआ है। हाँ हुआ है, वीवी गिर के समय पर ऐसा हुआ है, रिकाउंटिंग करनी पड़ी थी दूसरी बार, ठीक है। याद रखना, एक भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनके समय पर दूसरे कॉलम की काउंटिंग करनी पड़ी थी, पहले काउंटिंग में चुनाव बराबरी पे चला गया था, ठीक है, पहले वाला बॉक्स बराबर पे चला गया, तो ये हुआ, चलो दूसरे बॉक्स में गिनते हैं। वीवी गिरी एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए, ठीक है, वो अभी आगे बताऊंगा बेटा, एक एक चीज बताऊंगा, सुती वीवी गिरी का कार्यकाल बताऊंगा, भारत के सारे राष्ट्रपति बताऊंगा, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए चुनाव में अब चौरसिया जी संतुष्ट नहीं हुए, बोले हमें भी वोट बराबर मिले थे, सज्जन जी से वो लड़ गए, तो यदि विवाद हो गया, तो ऐसे विवाद का कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट का, राष्ट्रपति के इलेक्शन का डिस्प्यूट जो है वो कहां पर निर्णय होता है, तो आप बोलना सुप्रीम कोर्ट पे होता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर जी मुझे अपनी क्लास से ब्लॉक कर दो विजय बाबू, और ब्लॉक कर दो, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हो। अरे भैया न्यू स्टूडेंट को ही तो पढ़ा रहा हूं। तो राष्ट्रपति का जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 55 में कहा गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का पालन किया जाता है, समान अनुपात में वोट की कीमत निकाली जाती है 2019-71 की जनगणना के आधार पर। फिर यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखना, ये थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा, बस इतना ही याद रखना। यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कैसा वोट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। किस जनगणना के आधार पर चुनाव वोट की कीमत निकाली जाती है, 1971 की जनगणना के आधार पर। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद आता है, चौरसिया जी और सज्जन जी लड़ गए, ठीक है, पांडे जी बोले कोई बात नहीं हम तो हार ही गए,
ठीक है। तो चौरसिया जी सब सज्जन जी लड़े, तो ऐसे विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। बस यही याद रखना है सारे पॉइंट, ठीक है। चले आगे, यही इतने क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से। आगे चलें, कोई दिक्कत यहां पर? अगला पॉइंट यहां पर भाई स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति महोदय जो है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 56 आता है, आर्टिकल 56, इसमें क्या है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल, सर सिंगल टर्म हिंदी में बताएं, ठीक है। यहां पर सिंगल जो है एकल, ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय, अब हिंदी में लिखवा लो, देखो अब तुम लोग थकोगे, मुझे क्या है। एकल संक्रमणीय, अब ये है ही इतना भारी, तो मैं बदल थोड़ी नहीं सकता हूं, पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि मैंने बहुत सिंपल बना दिया इसको, एक दो दिन रुकना पड़ेगा बेटा। अब यहां पर आओ, यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति महोदय का टेनवर क्या होता है, टेनवर, तो आप बोलना यहां पर टेनवर किस आर्टिकल में कहा गया, तो आप बोलना टेनवर 5 साल का होता है, 5 ईयर का होता है। बशर्ते एक बार ध्यान देनी है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, टेनवर होता है, वो 5 सालों का होता है। मेरी बात सुनना, 65 साल नहीं होता बेटा, एज लिमिट नहीं है कोई भी। राष्ट्रपति आप 90 साल में भी बन सकते हैं, सिर्फ 5 साल का टेनवर होता है। 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्ड अपॉन द ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर 5 साल का टेनवर होता है राष्ट्रपति का टेनवर, तो आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर राष्ट्रपति अपने पद में कब तक बने रहते हैं? टेनवर का मतलब क्या बोलते हैं? रुक जाओ बेटा, बता रहा हूं टेनवर का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे यार, ठीक है। टेनवर का मतलब समयावधि, कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल, ठीक है। समयावधि, ये 5 सालों के लिए यदि कोई भी राष्ट्रपति चुनता है, तो ये 5 सालों के लिए चुना जाता है, जिस डेट से वो पोस्ट में बैठता है और अगली डेट तक। मेरी बात सुनना, विजय बाबू सेंड कर देंगे, शांत रहना, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि टेनवर जो है किस आर्टिकल में है, तो आप बोलो 56 में है। देखो ये 5 और 6, टेनवर क्या है? 56 में है। या तो राष्ट्रपति अपने पद पे 5 साल तक रहता है, और दूसरी बात, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक वो इस पद में बना रहता है, इसलिए ये 5 से 6 के बीच में होता है। याद रखना, जो प्रेसिडेंट है उसका टेनवर कितना होता है? 5 साल का होता है। दूसरी बात, जब तक नया राष्ट्रपति अपनी पद में नहीं आ जाता, चुन करके चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वो पद में बना रहता है। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए। मेरी बात सुनो, डेथ हो गई तो, अरे तो उसकी कंडीशन भी बताऊंगा बेटा, डेथ की। रिजाइन दे सकता है, हाँ रिजाइन दे सकता है, मैं वो भी बताऊंगा बेटा, शांत हो जाओ। क्लियर? अब यहां पर तुम लोग अब आगे बढ़ रहे हो अपने अपने क्वेश्चन पे। यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति का टेनवर किस आर्टिकल में, तो आप बोला 56 में है। याद कैसे करना है? या तो 5 या तो 6, ठीक है, मतलब इसके बीच में। समझ गए? याद कर लिया आपने? कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत? याद कर लिया? अब यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाओ, तो 56 में टेनवर है। आर्टिकल 57 में क्या है बेटा? जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया एक बार, अब उसका मन कर रहा है मैं तो राष्ट्रपति बना रहूंगा, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, हमारे देश में ये कोई वैधता नहीं है कि हमारे देश में आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यदि आपसे कहा एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, यदि कोई आदमी राष्ट्रपति बन चुका है और दोबारा से चुनाव लड़ना चाहता है, तो दोबारा से चुनाव लड़ सकता है। हमारे देश में ये अलाउ है। यदि आपसे कहा जाए हमारे देश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आप बोलना इन्फिनिट टाइम, अनगिनत बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए हमारे भारत में अभी तक ऐसा कितने राष्ट्रपति हुए जो एक से ज्यादा बार बने हैं, तो आपको याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो 2 टाइम बने हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे फैक्ट अभी बताऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 टाइम बने हैं। भारत में टोटल कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, तो अभी तक जो है वो 14, ठीक है, 14वें राष्ट्रपति हैं, 14वें प्रेसिडेंट है, 14 प्रेसिडेंट है, और उनका नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। ये सारे पॉइंट अभी बताऊंगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद, ठीक है। अब यहां पर राष्ट्रपति के, ठीक, क्या कह रहा है? कौन जीता है बेटा? क्या पूछ रहे हो? कौन जीता है? मुझसे पूछ रहे हो?
पीएम का टेनवर जो है वो आपका 5 साल होता है, लेकिन फिक्स नहीं है 5 साल। पीएम कौन से हैं? पीएम जो है वो 15वें नंबर के पीएम है। अभी मैं एक एक चीज बता दूंगा, शांत हो जाओ। वो कभी भी सरकार गिर जाएगी, कभी भी चले जाएंगे, उसका टेनवर फिक्स नहीं है, ठीक है। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, बना रहेगा। मान लो आधे एमपी बगावत कर दिए, कांग्रेस में चले गए, तो भाजपा गिर जाएगी ना, 2/3 चले जाते हैं, समझ गए ना। तो कोई टेनवर फिक्स नहीं। एलिजिबिलिटी यदि योग्यता की बात करें तो ये हो चुका है, ठीक है। अब संविधान में आर्टिकल 58 में क्या है? हमारे संविधान के आर्टिकल 58 में कहा गया राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन। यदि आपसे कहा जाए क्वालिफिकेशन, यदि आपसे कहा जाए हमारे संविधान में राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है, कौन योग्यता होगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी जिसको क्वालिफिकेशन बोलते हैं, योग्यताएं। तो सबसे पहले ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। आप लोग यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ए पर्सन जो लड़ना चाह रहे थे वो सारे देखो यहाँ पर, ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल फॉर इलेक्शन है, ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्शन नंबर 1 पॉइंट, कौन से लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन में भागीदार हो सकते हैं, नंबर ए पॉइंट, ठीक है। नंबर ए पॉइंट, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं क्या हैं, यदि आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति बनने की है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होगा, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट हिंदी में लिखें, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। कोई भी राष्ट्रपति तभी बन सकता है जो भारत का नागरिक होगा। सर नेशनलाइज सिटीजन चलेगा? हाँ चलेगा, बस सिटीजन आप हो चुके हैं, वो भारत का नागरिक हो। यदि आप भारत के नागरिक हो तो आप यहां पर, ठीक है, आप यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। भारत का नागरिक कहा गया है, लड़ सकता है। दूसरा पॉइंट यहां पर, ठीक है, हैज कंप्लीट एज ऑफ 35, हैज कंप्लीट एज ऑफ 35। जो भी चुनाव लड़ना चाहेगा उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तुम लोगों जो राष्ट्रपति बने थे सारे बेकार हो गए, 35 ईयर। सज्जन बाबू आपका तो चुनाव इसी में केस में चला गया सुप्रीम कोर्ट, क्या पता 35 साल के नहीं थे और पर्चा भर दिए थे, चुनाव भी जीत गए, चले गए। इसी मामले में कोर्ट में चला जाएगा कोई भी कि 35 साल के नहीं थे और चुनाव जीत गए, ठीक है, तो आपका चुनाव बर्खास्त हो जाएगा। आपको पता है हैज ए कंप्लीट ऑफ एज ऑफ 35। यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो यहाँ पर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सज्जन बाबू की सीट चली गई 35 वर्ष की। और विवाद कहां पे लेकर गए चौरसिया जी? कहा चौरसिया जी अपना विवाद कहां लेकर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव पे कोई भी विवाद का निर्णय, ये क्वेश्चन आता है तो सुप्रीम कोर्ट से होता है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति की दूसरी योग्यता क्या है, 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो, आयु कंप्लीट कर चुका हो। तीसरा यहां पर सी, ठीक है, इज ए क्वालिफाइड, ठीक है, इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इज ए क्वालिफिकेशन, इज ए क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन, मैं कर दूंगा विजय बाबू, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं कर दूंगा। इज ए क्वालिफाइड इलेक्शन, ये क्वेश्चन आया ऑफ लोकसभा, ऑफ एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव योग्यताओं में सबसे इंपॉर्टेंट ये योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सर अब्दुल कलाम आजाद 35 की एज में बना था ना? नहीं बेटा, बने थे ना, ठीक है, नहीं बने हैं, ठीक है, मैं भी बताऊंगा। 35 वो उम्र है जो मिनिमम होनी चाहिए, और आप 90 साल तक बन सकते हो। राष्ट्रपति की उम्र के लिए कोई सीमा नहीं है, आप बुढ़ापे में भी राष्ट्रपति बनने का जुगाड़ मिल जाए तो बन जाना। वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये क्या कर रहा है, किसका नाम लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिखा है ना इसने। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, एक पार्टी थी और उसके प्रेसिडेंट बने थे, सबसे युवा।
मामले फंस गया है। सर अगर एज रनिंग 35 साल है तो अरे इतनी जुगाड़ी नहीं हो, तुम्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट पर्चा भरने में आफत निकल जाएगी। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा तो समझ में आएगा राष्ट्रपति के चुनाव कौन लड़ सकता है। पर्चा भरने के लिए भी ना 15,000 रुपए की सिक्योरिटी लगेगी। दूसरा मैटर क्या होता है, राष्ट्रपति के नॉमिनेशन में कौन कौन भागीदार होता है, 50 वोटर आपको पहले चाहिए। जब 100 लोग, मतलब कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव का आप पर्चा भरना चाहते हो ना, तो आपको कम से कम 50 एमएलए और 50 सांसद आपके उसमें साइन करने चाहिए कि हाँ हाँ हम चुनाव लड़ा रहे हैं। इधर दो ठो नहीं जानते तुम लोगों को, बात कर रहे हो कि 50 तुम्हें एमएलए ढूंढ लेंगे, सब बिल्कुल तय कर लेंगे कि सर रनिंग 35 में ही लड़ लूंगा। हाँ, जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव का जब नॉमिनेशन होता है वो मैं बताऊंगा अभी आपको, उसमें 50 एमएलए चाहिए और 50 एमपी चाहिए जो आपके साथ साइन मार के खड़े रहे। दो ठो एमएलए तुम्हें जान जाए तुम तो चाचा विधायक हंगामा कर दोगे, और तुम्हें 50 एमपी और एमएलए तुम्हारे साथ खड़े हों, कितना कठिन काम है। पहले वोट आपको पर्चा भरते समय 15,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। हाँ, प्लस यहाँ पर 15,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी पड़ती, वो भी अभी आगे बताऊंगा बेटा। अच्छा, ये आर्टिकल 57 जो कहता है हमारे संविधान का, राष्ट्रपति के चुनाव में री इलेक्शन, तो री इलेक्शन यहाँ पर कई बार हो सकता है। और हमारे भारत में ऐसा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार राष्ट्रपति बने, तीसरी बार भी बनना चाहते तो बन जाते, ठीक है। लेकिन अभी जो है लगातार एक बार बने हैं, तो री इलेक्शन के बारे में कहा गया है, री इलेक्शन, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति, 35 वर्ष की आयु पूरी कर हो जानी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा यहाँ पर डी, आप बोलेंगे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, नॉट ए होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। चौथा पॉइंट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब आप इस वर्ड को समझो। यदि आपसे कहा जाए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, पहली बात एक नंबर ये बात सुनो, किसी भी सरकार लोकसभा की योग्यता क्या है, बिल्कुल सही क्वेश्चन की हो, ठीक है। जैसे कि लोकसभा का योग्यता है पागल दिवालिया ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए आदमी को, ठीक है। 25 साल की उम्र तो यहाँ पर उसका एक अलग क्राइटेरिया, इसमें इसीलिए कह दिया 35 साल की उम्र, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, अनसाउंड माइंड ना हो जो थोड़ी थोड़ी देर में पगला जाता हो, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ठीक है, होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राष्ट्रपति वही बन सकता है जो कभी भी लाभ के पद में ना रहा हो। यदि आप एसएससी सीजीएल में हो जाते हैं तो आप राष्ट्रपति का सोनम श्रीवास चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पुष्पेंद्र बाबू, समझ गए, ठीक है। अच्छा, एक योग्यता और आपको यहाँ पर, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक नंबर के आप बर्बाद अली आदमी हो, जैसे आपके घर में कोई कहे कि क्या करेगा तू आगे चल के, तो बोल देना यदि अभी स्थिति सही नहीं है, यदि कोई तुम्हें डेली झंड मारता है, अरे पता नहीं क्या कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो बोल देना सुनो मेरी तैयारी राष्ट्रपति बनने की है, क्योंकि 35 साल तक जब मैं ऐसे ही रहूंगा ना तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाऊंगा, ठीक है, नहीं तो मुझे अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं सीधे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ूं 35 का होते ही। मेरा टारगेट ये है, जैसे कोई तुम लोगों को ज्यादा परेशान करने वाला होगा पड़ोसी कि क्या चल रहा है कब तक ऐसे ही, तो बोल देना कि सुनिए भाई साहब, आपको पता है ये देखिए ये योग्यता, ये वाली योग्यता मुझे चाहिए, मैं भारत का नागरिक हूँ, 35 साल की उम्र पूरी करने का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पागल भी नहीं हो आपकी तरह जैसा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर याद रखना मुझे कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है कि मुझे बात बीए, वो कहेगा मैंने देखो कितनी डिग्रियां ली, कितने बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा, बोला कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के सामने सब नीचे होते हैं, ठीक है, और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी एजुकेशन की जरूरत नहीं। उसके बाद कभी आपसे जब ये बात नहीं करेगा, वो कहेगा ये खिसक गया है, मान लेना कि वो खिसक गया है, जो डेली आपको उंगली कर रहा हो, पापा जी से मत कहना, नहीं वो दिन में 4 बार सोचेंगे कि मेरे घर में राष्ट्रपति रहता है, भविष्य का राष्ट्रपति, अपनापन नहीं आएगा, किसी दिन ज्यादा सम्मान ना तुम्हारा हो जाए, हाँ, ठीक है। नॉट ए होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद में ना हो। लाभ का पद जैसे मान लो लाभ के पद से किसे बना छोड़ा गया, बाहर रखा गया है, प्रेसिडेंट को लाभ के पद से, वाइस प्रेसिडेंट को और सारे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को लाभ के पद से बाहर रखा गया। 4 लोगों को लाभ का पद नहीं माना जाता। यदि राष्ट्रपति कोई है दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति रहते हुए लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति है तो चुनाव लड़ना चाहता है लड़ सकता है, और जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो चुनाव लड़ सकता है। बाकी कोई भी सरकारी अधिकारी है, ठीक है, गवर्नर भी, कोई भी सरकारी अधिकारी है वो चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसका नहीं होता, उसको रिजाइन देना पड़ेगा,
ठीक है, तो यह याद रखना। अच्छा, इनमें से यदि आपसे मैं कहूं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की जो क्वालिफिकेशन है वो किस आर्टिकल में है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 58 में है। और यदि मैं आपसे कहूं यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं क्या है, तो आप बोलना 35 वर्ष की आयु सीमा है। दूसरा यहाँ पर मैंने लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, भारत का नागरिक होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 59 हमारे संविधान का आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के बारे में क्या कहता है, मैं अभी सारे याद करा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, परेशान मत हो, तुम लोगों को देखना पेपर, ठीक है। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, जो राष्ट्रपति का ऑफिस है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। कंडीशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। राष्ट्रपति आपका खत्म हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रपति हुए, कौन क्या हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। प्लीज आप सब लोग कल जरूर आइएगा, पेशेंस रखिए। आपको